नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 21 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले एक कोटेशन जो हमने ऐड किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो संघर्ष भी बड़ा होता है या बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपकी सफलता का बड़ा या छोटा होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो है वो रास्ता कितना आसान था या मुश्किल था। अगर आपका रास्ता मुश्किल था तो आपकी जो सफलता है उसके बाद जो उस सफलता का महत्व है, उस सफलता का जो कद है वो भी बड़ा होगा। आज इंडिया में आईएएस के एग्जाम की इतनी अहमियत इसी वजह से है क्योंकि करोड़ों लाखों में से कुछ एक परसेंटेज बच्चे यानी 1000 बच्चे एक साल में सेलेक्ट होते हैं, उनमें से भी प्रॉपर आईएएस मात्र 180 लोग बनते हैं। इसलिए उस परीक्षा का इतनी प्रतिष्ठा है, सेलेक्ट हुए लोगों का इतना मान सम्मान है सोसाइटी में। इसलिए हमेशा याद रखें एक बात कि जब भी जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया है तो याद रखना संघर्ष भी बड़ा होगा, मुश्किलें भी कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। तो ये हमारे आज के जो कोटेशन का पूरा जो सारांश था। अब बात करते हैं राजस्थान के एक मानव सुथार साहब है जिनकी एक बहुत ही शानदार उपलब्धि हम सबके सामने आई है। देखिए दोस्तों, आज तक भारतीय जो रणजी टीम है उसमें राजस्थान से मात्र 4 ही प्लेयर ऐसे थे जो आज तक खेल पाए थे। ठीक है, रणजी के प्लेयर जो कि इंडिया की टेस्ट टीम में, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यानी कि जब से इंडिया में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है आज तक मात्र 4 ऐसे प्लेयर थे राजस्थान से जो सेलेक्ट हुए इंडिया टेस्ट टीम के लिए। और अब लगभग 12 सालों के बाद मानव सुथार ने ये शानदार उपलब्धि हासिल करी है। अभी आने वाले समय में जो अफगानिस्तान के साथ में भारत की टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें मानव सुथार का नाम सामने आया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आप अगर मुझसे पूछे तो वेरी वेरी मोस्ट लगा लें। क्या याद रखना है? याद रखने के लिए सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है कि 12 वर्ष के बाद राजस्थान के जो मानव सुथार है, इन्होंने भारतीय जो टेस्ट टीम है उसमें इनका चयन हो गया है। ऑलराउंडर है और यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो मानव सुथार का आप नाम याद रखेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आगे बात जो हमने करी थी कि अब तक जो है राजस्थान से 4 प्लेयर ने टेस्ट टीम में जगह बनाई है। सबसे पहले खिलाड़ी थे सलीम दुर्रानी, उसके बाद हनुमंत सिंह, तीसरे नंबर पे पार्थ सारथी शर्मा और चौथे नंबर पे पंकज सिंह। और पंकज सिंह के बाद पांचवा नाम इस फेहरिस्त में जो जुड़ा है वो मानव अपने सुथार है, मानव सुथार जी का। ठीक है, तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे। क्या ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें कि कब गेम में आए, कब, ये सब कुछ याद नहीं रखना आपको। आपको सिंपली याद रखना है नेम, जो पांचों प्लेयर मानव सुथार और इससे पहले जो चयन हुए 4 खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया, यानी कि भारतीय टीम का हिस्सा रहे। आगे चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान टीम से खेलते हैं आईपीएल में, और एक शानदार उपलब्धि उन्होंने अपने नाम करी है। क्या किया उन्होंने? सबसे तेज 500 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। और आप याद रखेंगे ये रिकॉर्ड भी आने वाले बड़े समय तक नहीं टूटने वाला। ये जो उपलब्धि थी इससे पहले हमारे पूर्व जो विकेट कीपर है पंत साहब, उनके नाम थी। और अब उन्होंने लगभग 19 साल के आसपास की एज में किया था और इन्होंने मात्र 15 साल की एज में। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फास्टेस्ट यंगेस्ट जो प्लेयर है जिसने 500 रन बनाए हो, उनका नाम आपको अगर पूछा जाए तो आपको बताना है वैभव सूर्यवंशी। किस टीम की तरफ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में। आगे एक वर्ड है आज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अपन बात करते हैं। वर्ड है जिलेंजियल्स। ठीक है, जिलेनियल्स, 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 याद रखेंगे ये वर्ड। आप और हमसे भी जुड़ा हुआ ये वर्ड है। क्या होते हैं ये लोग? देखिए, 1993 से लेके 1998 के बीच जो जन्मे लोग हैं, उनको बच्चे तो अब नहीं कहा जा सकता, इस एज ग्रुप के बीच में, यानी कि एक पीरियड है 1993 से लेके 1998, इसके बीच जो बच्चे जन्मे हैं उनको बोला जाता है जिलेनियल्स। क्या खूबसूरती है इनकी? इनकी खूबसूरती यह है कि इन लोगों ने जो प्री 4G 5G मल्टीमीडिया सोशल मीडिया इससे पहले वाला दौर भी देखा है, जब कीपैड फोन होते थे, साइबर कैफेज होते थे, वो सारा दौर भी देखा है, इंटरनेट कैफे होते थे। और इसके बाद वाला जो दौर है, जो जेनजी वाला दौर है 1998 के बाद, वो भी उन्होंने देखा है। तो अब जो सोशल मीडिया कंपनीज है
ये बहुत ज्यादा इनके बारे में बात कर रही है और एक अलग कैटेगरी के रूप में इनको चिन्हित कर रही है कि ये भाई जो मिलेनियंस जो लोग थे, यानी कि 1993 से पहले वाले और 1998 के बाद वाले जो जेनजी थे, इनके बीच में ये जिलेनियल्स जो है एक तरह का एक वर्ग है जिसको हम आजकल नाम दे रहे हैं। इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी अलग से रिसर्च कर रही है, अलग से उनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह सेट कर रही है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। आपके लिए क्या एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से, आपकी स्मार्टनेस के हिसाब से, आप एक वेल एजुकेटेड एक माइंडसेट हो आपका, उस हिसाब से ये जो टर्म्स है ये आपको पता होने चाहिए। 3 बातें समझ में आ गई। 1993 से पहले वाले को मिलेनियंस जो है वो बोला जाता था। 1993 से 1998 वालों के लिए जो वर्ड यूज हुआ है जिलेनियल्स है, और उसके बाद 98 से अब तक जो लोग हैं उनके लिए जेनजी यूज किया जाता है। आगे एक और वर्ड है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में आपने देखा होगा इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं थी। न्याय व्यवस्था थी वो ग्राम आधारित थी, समाज आधारित थी। कैसे? अगर मान लो ग्राम में किसी दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया, तो प्रॉपर पंचायत बैठा करती थी, यानी कि कुछ लोग जो वरिष्ठ लोग, समझदार लोग, वो बैठा करते थे और दोनों के बीच में समझौता कराया करते थे। कुछ इसी तरह की व्यवस्था है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो देश किसी विवाद में मध्यस्थता के लिए किसी बॉडी के पास जाते हैं। इसमें क्या हुआ हाल ही में, आपको पता, सिंधु जो नदी है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है, इस सिंधु नदी विवाद को लेकर पाकिस्तान गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो डिसीजन दिया वो इंडिया के अगेंस्ट में दिया। तो इंडिया ने मना कर दिया कि ये सब फालतू बातें हैं और ये पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें, और ये कोई निष्पक्ष जो है फैसला नहीं है, हम इसको नहीं मानते। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जो वर्ड है वो है, यानी कि ये एक प्रकार की इंटरनेशनल मध्यस्थ पंचायत है जो दो देशों के बीच विवादों को सुनती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, हमने थोड़े दिन पहले एक जो क्लास डिस्कस करी थी, उसमें बहुत सारी इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवल जो एक्सरसाइज थी वो सब डिस्कस करी थी। अब एक एक्सरसाइज जो है आज के न्यूज़पेपर में थी वो है प्रगति 2026। इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये कि ये एक सैन्य एक्सरसाइज है, यानी कि भारतीय सेना द्वारा कंडक्ट की जा रही है। कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? 13 देश इसमें शामिल हुए हैं। और हो कहाँ रही है, ये जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये है उमरोई जो है मेघालय में हो रही है। यानी कि 3 बातें याद रखनी है। प्रगति 2026 किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन आर्मी की। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 13। कहाँ पे हो रही है? उमरोई मेघालय में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित हो रहा है। अब आप समझेंगे कि नॉर्डिक देश कौन से हैं। देखिए दोस्तों, 5 देश ऐसे हैं जो नॉर्डिक देश जिनको बोला जाता है। कौन कौन से हैं? डेनमार्क है इसमें, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है। क्या विशेषता है इन देशों की? देखिए, ये देश जो है हाई इनकम वाले देश है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। और आप जब भी इंटरनेशनल जो इंडेक्सेस है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, जो संस्करण आते हैं, उनमें सबसे ऊंचा स्थान अगर किन्हीं देशों का मिलेगा तो इनका मिलेगा। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे प्रेस के फ्रीडम की बात हो, सभी चीज़ों में ये देश जो है ऊंचा स्थान रखते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों का जो जीवन जीने का तरीका, यहाँ के लोगों का डेमोक्रेटिक संस्थाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है, ये सारी चीजें बेहतरीन है। इन देशों का जो है एक समूह है नार्डिक, उस समूह के साथ इंडिया जो है बैठक करता है। और ये जो भारत का नार्डिक के साथ जो है तीसरा जो सम्मेलन है, ये ओस्लो नॉर्वे में हुआ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने समझ लिया नॉर्डिक देश है कौन कौन से, तो ये 5 देश है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा जो इंडिया और नॉर्डिक, यानी कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ ये 5 देश, इन दोनों के बीच में, इन दोनों संगठनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, यानी कि एक तरफ देशों का समूह हो गया, एक तरफ भारत अकेला। ये जो है तीसरा शिखर सम्मेलन था, और ये कहां पे हुआ है? ओस्लो नॉर्वे में। एक बात याद रखनी है कि अगला जो होने वाला है वो होने वाला है फिनलैंड में। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, और यही आपको नोट डाउन करनी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक कान्हा जो है नेशनल पार्क है अपना मध्य प्रदेश में। वहां पे एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कान्हा नेशनल पार्क में एक वायरस जो है वो मिला है। वायरस का नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर, ये वायरस जो है बेसिकली कुत्तों में पाया जाता है और कुत्तों से फैलता है। वहां पे ऐसी आशंका है कि 3 से 5 जो है
बाघ और बाघिन की मौत हुई है और इस मौत के पीछे जो है इसी वायरस को माना जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय हो गया है। और हमारे लिए राजस्थान में चिंता का विषय क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरिस्का और रणथंभौर में भी काफी ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। अगर ये बीमारी हमारे यहाँ फैलती है तो भी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और आर्टिकल में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजस्थान में अभी तैयारियां उस तरह से नहीं है जिस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश में की गई है। तो कुछ बातें हमने इसके बारे में जो याद रखनी है वो आप समझिए। सबसे पहले इस बीमारी का नाम आप याद रखेंगे, कैनाइन डिस्टेंपर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कैनाइन डिस्टेंपर किस माध्यम से फैलती है, तो आपको याद रखना है कि ये डॉग्स के माध्यम से फैलती है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है जैसे कि जोधपुर बायोलॉजिकल पार्क में भी एक भेड़िए की मौत जो है इसी वायरस के कारण हुई है। अगर आपको याद रखने वाली बात है तो सिर्फ ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, बाकी ये न्यूज आपको जस्ट एज ए जनरल अवेयरनेस पढ़नी है कि हाँ इस तरह की जो है प्रॉब्लम सिर्फ जो है आपके, अगर आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देंगे देखेंगे तो जूनोटिक जो रोग है यानी कि पशुओं से जानवरों से होने वाले जो रोग है उनके बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है। इस एंगल से ये हमारे लिए ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। एक जो आर्टिकल है दैनिक भास्कर का आर्टिकल है और इसमें सामाजिक जो अकेलापन है उसके बारे में बात की गई। आपने महसूस किया होगा कि सोशल मीडिया का जो ये नया दौर है, इस दौर में जो आपसी व्यक्तिगत बैठ के बात करना, आपसी सुख दुख में भागीदार बनना, ये सारी चीजें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा भारत में हो रहा है, लेकिन नहीं, दुनिया में इससे भी काफी ज्यादा हो रहा है। कुछ डेटा है जिनको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे दुनिया में इतनी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी, सबसे पहली बात। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, फिर भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कुछ डेटा है, इस डेटा के अनुसार 75% जो लोग हैं ब्रिटेन में वो बटे हुए हैं। यहाँ बटे होने का मतलब है कि कुछ जाति में, कुछ धर्म में, कुछ वर्ग में आपस में बटे हुए हैं। और बटे हुए हैं तभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं सुनना समझना चाह रहे हैं। अमेरिका में 2012 में 59% जो लोग हैं अपने पड़ोसी से हफ्ते में एक बार बात कर लिया करते थे, वो अब कम होके कितने हो गए? 40%। यानी कि एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है जिसमें दो पड़ोसी आपस में इंटरेक्शन करते हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार। और ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सोशियोलॉजी मान लीजिए, संयुक्त परिवार के बारे में या आज के जो सामाजिक चुनौतियां उनके बारे में बात होगी तो हमें इस बात का जिक्र करना है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1/5 यानी कि हर पांचवा व्यक्ति अकेलापन का शिकार है इस दुनिया में। तो ये जब हम बात किसी डेटा, किसी रिपोर्ट, किसी तथ्य के साथ करते हैं तो हमारी बात में वजन आता है और उससे एग्जाम में मार्क्स हमारे इंप्रूव होते हैं, राइट। तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। ऊपर वाले दोनों फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जहां भी आप सोशियोलॉजी का आंसर लिखेंगे वहां पे इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। ब्रिटेन के लोगों ने, जो वहाँ के बुद्धिवादी जो एकेडमिशियन वाले लोग हैं, उन्होंने तो एक राष्ट्रीय संवाद परियोजना आरंभ करी है। यानी कि नेशनल स्तर पे लोगों को बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक परियोजना का रूप दे दिया है, एक परियोजना शुरू की गई है। तो सोचिए समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं भारत की, यानी कि जब दुनिया की बात होगी तो भारत की क्या स्थिति है, ये और भी ज्यादा विकट है। 69% जो युवा है उनको बुढ़ापे में अकेले पड़ने की चिंता हो रही है। यानी कि 69% युवाओं को ये लगता है कि आज तो मैं ठीक हूं, लेकिन जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मेरे पास बात करने के लिए कौन होगा, जब मेरी समस्याओं को, मेरे जो आंतरिक मनोभाव है उनको सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो ये अकेलेपन का जो डर है ये 69% युवाओं में भारत में देखा जा रहा है। अगला 68% जो आबादी है बुजुर्गों की, वो तो अभी इसी बात में है, इसी चिंता में है। और ये स्वाभाविक है, जब 69% युवा अभी से चिंतित है तो 68% बुजुर्ग जो है उनमें ये डर होना तो स्वाभाविक है। शहरी जीवन और मोबाइल आधारित ये जो जीवन शैली है ये इस तरह की समस्याएं जो है पैदा कर रही है। डब्ल्यूएचओ ने अकेलेपन को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट घोषित किया है। ये भी ऐसी बात है जिसको आप कहीं अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, जहां भी आपको अपने आंसर में या तो सोशल एंगल डालना है या सोशियोलॉजी की किसी भी समस्या पे आपको बात करना है, राइट। चलिए आगे। आगे देखिए, पर्यटन को लेके एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है और पर्यटन को लेके आर्टिकल इंक्लूड करने के पीछे दो तीन मेजर रीजन है। और पर्यटन हमारे आरएस के सिलेबस में इसी साल जो बदलाव हुआ है उसमें ऐड भी किया गया है। रीजन क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात समझिए, अगर राजस्थान की बात करें तो हमारी जीडीपी में 12% जो योगदान है वो अकेले पर्यटन सेक्टर का है। और पर्यटन सेक्टर की एक खूबसूरत बात यह है कि यह है
जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल मानिए कि 1 रुपया मान लो इन्वेस्ट किया पर्यटन सेक्टर में, और इसके अलावा 1 रुपया कहीं भी इन्वेस्ट किया कहीं और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, तो इसका जो रिटर्न है, इसका जो रोजगार पैदा करने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है अन्य सेक्टरों के बजाय। यानी कि जब पर्यटन सेक्टर विकसित होता है, जब पर्यटन का विकास होता है, तो बहुत ये जो हमारी बेरोजगारी की जो समस्या है, ये काफी हद तक कम होती है, और एक सर्कुलर इकोनॉमी ग्रो करती है, जहाँ पे हर तरह की जो एक्टिविटीज है वो ग्रो करती है, और सारा का सारा इकोसिस्टम जो आर्थिक चक्र है वो मजबूत होता है। यहाँ लेकिन इस आर्टिकल में कुछ मूलभूत समस्याएं जो भारतीय टूरिज्म सेक्टर या राजस्थान का टूरिज्म सेक्टर फेस कर रहा है, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है WEF की 2024 की जो रैंकिंग है, उसमें इंडिया का टूरिज्म में स्थान है 39वां। ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे राजस्थान का 12% जो राजस्थान की जीडीपी में है, जीडीपी है, उसमें योगदान है, ये बात हमने कर ली। आगे बात करते हैं, अंतर जो है वो खर्च में है, यानी कि एक जो स्वदेशी पर्यटक है वो कम खर्च करता है, अगर विदेशी पर्यटक उसकी जगह आता है तो वो 4 गुना खर्च करता है। यानी कि विदेशी पर्यटन के मामले में इंडिया और राजस्थान दोनों पिछड़ रहे हैं, और वो सबसे जरूरी चीज है। जरूरी चीज क्यों है? क्योंकि उसका जो खर्च है वो 4 से 5 गुना ज्यादा होता है हमारे स्वदेशी पर्यटक से, तो वो जो है इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब थाईलैंड जो है भारत से भी छोटा देश है, जहां सालाना 3.5 से 4 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2 करोड़ 2.20 करोड़ के आसपास जो है विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी कि लगभग आधे, जबकि देश काफी बड़ा है थाईलैंड से हमारा भारत। इसका सीधा कारण है आसान फ्री वीजा प्लस बेहतर अनुभव। देखिए, विदेशी पर्यटन के दो ही एंगल है। एक तो जो लोग आने वाले हैं उनको जो वीजा है, जो एयरपोर्ट पे जो गतिविधियां हैं, जो रहने के लिए जो सुविधाएं हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितनी आसानी से वो इंडिया में पहुंच पाए। तो वीजा फ्री या आसान होना चाहिए, जो कि कंपैरेटिवली जब थाईलैंड से तुलना करें तो भारत का मुश्किल नजर आता है। दूसरी बात उनका यहाँ का अनुभव, यानी कि उनको सुविधाएं किस तरह की मिलती है, लोगों से रेस्पॉन्स किस तरह का मिलता है, हम बात करते हैं। और पिछली बार काफी न्यूज में भी रहा, जब जैसलमेर में पीक टाइम था तो वहाँ टूरिस्ट के साथ में बदतमीजी की गई, लोकल्स ने होटल्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ये इस तरह की चीजें हैं जो टूरिज्म को हर्ट करती है, कमजोर करती है, और हमारी जो पहचान है, हमारा जो पूरा का पूरा एक अतिथि के प्रति जो एक सम्मानपूर्ण व्यवहार है, उसको आघात करता है, और ये लास्टली जाके हमारी इकोनॉमी को नुकसान करता है। अब जैसे इसमें भी बात की गई थी नीचे कि राजस्थान में तो मात्र 15-20 लाख पर्यटक ही आते हैं, इसलिए हमने जब भी इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर को टच करना है, हमने पर्यटन की बात वहां पे करनी है। जब भी ग्रोथ की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो हमने पर्यटन को वहां पे लिखना ही है। इसलिए पर्यटन से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो ना केवल उसी टॉपिक में, बल्कि उससे जुड़े हुए और अर्थव्यवस्था के बाकी टॉपिक से भी काफी अच्छी तरीके से जुड़ा होता है, और हमें अच्छा एडवांटेज दे सकता है। अब जो अंतिम टॉपिक जो हमने ऐड किया है वो है हॉर्मुज जलमग्रू, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। देखिए, स्ट्रेट या जलमड्रू जो होता है वो है दो बड़ी जल बॉडियों के बीच का स्थान। यानी कि जब हॉर्मुज की बात करें तो ऊपर है फारस की खाड़ी और नीचे है ओमान की खाड़ी। इन दोनों के बीच एक संकरी जगह है जो ऊपर और नीचे भी दो स्थलीय जो बॉडी है उनको मिलाती है। जैसे हम इस मैप की बात करें, इस मैप की अगर अपन बात करें तो यहां आपका है ईरान, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, ईरान है। साउथ की अगर बात करें तो एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ नीचे है थोड़ा राइट में ओमान। ठीक है, तो आप वर्ल्ड मैप पे जो है ये लोकेशन अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि ऊपर ईरान हो गया, नीचे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया। इधर अगर बात करेंगे तो कुवैत आएगा, बहरीन आएगा, और नीचे पीछे की तरफ सऊदी अरेबिया आएगा, यानी कि इनके बीच की ये कोई जगह है। अब अगर इसमें थोड़ा सा और आप डीप में जाएं तो ये है ओमान की खाड़ी, ठीक है, जो कि हमारे आगे जाके इधर अरब सागर से जुड़ती है। कहां पे? अरब सागर से जो कनेक्टिविटी है आगे हमारे अरब सागर के नजदीक पड़ती है, यानी कि नीचे ये अरब सागर आ ही गया इधर पास में। इधर है ये फारस की खाड़ी, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आपको समझने में। यानी कि अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, हॉर्मुज जलमड्रू की बात करें, तो ये दो वाटर बॉडी के बीच की जगह है। ऊपर है फारस की खाड़ी, नीचे है ओमान की खाड़ी। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ऊपर इसके ईरान है, नीचे यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, ये इसके नीचे की तरफ है।
अब जो है इसकी आप चौड़ाई को समझिए। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है आपकी 39 किलोमीटर। कितनी है? 39 किलोमीटर। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या और गहरी है। इसमें जहां जल का परिवहन हो सकता है, यानी कि जलीय परिवहन का मतलब है कि जहां से जहाज गुजर सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर से भरे हुए जहाज, वो एरिया है मात्र 3 किलोमीटर का, यानी कि मात्र 3 किलोमीटर चौड़ा। 3 किलोमीटर चौड़ा। अब यहां समस्या है कि 3 किलोमीटर चौड़ा एरिया को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आराम से चोक किया जा सकता है। आराम से चोक करने का मतलब है कि कोई भी देश जो इसके ऊपर या नीचे अवस्थित है या कोई ग्लोबल पावर है, वो जब चाहे इसे इस रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, और ब्लॉक करना ही चोक कहलाता है। इसलिए दुनिया का चोक पॉइंट इसको बोला जाता है। आप सोचेंगे कि ठीक है, चोक पॉइंट हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया? समस्या है। समस्या है इसके महत्व को लेके। इसका महत्व यह है कि दुनिया का 20 से 30% जो कच्चा तेल है वो यहीं से होके गुजरता है, यानी कि यही जो 3 किलोमीटर का गलियारा है जिसके बारे में हमने बात करी, यहीं से दुनिया का 20 से 30% जो कच्चा तेल है वो गुजरता है। ठीक है, तो इससे क्या समस्या होगी? इससे समस्या ये होगी कि जब भी कोई देश इसको चोक करता है तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, यानी कि वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है, जहां सारा का सारा माल जिस तरह से पहुंचना चाहिए कच्चा तेल, वो नहीं पहुंच पाता। जब नहीं पहुंच पाता तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती है, और अभी यही हो रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं, जिस दिन ये ईरान, यूएसए और इसराइल की जो लड़ाई शुरू हुई, उस दिन कच्चे तेल के दाम थे 65 डॉलर प्रति बैरल, और आज लगभग 2-2.5 महीने बाद वो पहुंच चुका है 120-130 रुपए प्रति बैरल के आसपास। ये समस्या क्या कहाँ हुई? ये समस्या इसी होर्मुज जलमड्रू की वजह से हुई, जहां पे ईरान ने अपना कब्जा जमा लिया, यूएसए ने वहां पे उसको हटाने का प्रयास किया, और ये सारी की सारी दुनिया में एक अलग तरह की अनिश्चितता और एक अलग तरह की चुनौती लेके आ गया, और 2 करोड़ बैरल दैनिक तेल निकलता है इस रास्ते से होके। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्व का है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। रही बात कुछ देशों के लिए तो बिल्कुल लाइफलाइन है, जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर के लिए तो यही समुद्री मार्ग है जहां से उनको अपना तेल बेचना है। अगर ये बंद हो गया तो इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम से धरातल पे आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या दांव पे लगा हुआ है। सबसे बड़ा हथियार है ईरान के पास, ये प्राकृतिक रूप से, जो उसको उसके भूगोल ने दिया है। यानी जब भी ईरान पे कोई संकट आएगा, ईरान पे कोई आक्रमण करेगा, तो ईरान एक चीज सबसे पहले करेगा, वो करेगा हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद करना, और उसने इस लड़ाई में यही किया। और पूरी की पूरी दुनिया में जो समस्याएं आ रही है वो आप इसकी वजह से देख पा रहे हैं। रास्ता बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। अमेरिका नौसेना इस सेक्टर में है, और ईरान के साथ में उसकी जो झपट है, हर एक छोटी चीज भी, हर एक छोटा ट्रिगर पॉइंट भी इस समस्या को बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्तर तक बढ़ा देता है। जब दुनिया में परिवहन महंगा होता है तो जो तेल है वो भी महंगा हो जाता है। जब तेल महंगा होता है, मार्केट में आता है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है उन सब की महंगाई बढ़ जाती है। जो उस तेल से जुड़े हुए जो सेक्टर जो उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन की कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसकी जो अंतिम मार है वो आम आदमी पे पड़ती है, आम व्यक्ति पे पड़ती है, जिसका रोजमर्रा का जो जीवन है वो संकटग्रस्त हो जाता है इस तरह की समस्याओं की वजह से। आगे बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की, यानी कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा किस तरह से होर्मुज से जुड़ी हुई है, हमारे लिए क्यों चिंता की बात है। और आप एक चीज समझिए हमेशा, विश्व भूगोल से, विश्व इतिहास से, या विश्व पॉलिटी से, इकोनॉमी से, किसी भी सब्जेक्ट से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां भारत के हित या तो पूरे हो रहे हैं या फिर प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि या तो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं या नकारात्मक रूप से। वो सब टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक थंब लाइन है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब हमने बात करी थी कि दुनिया का 20 से 30% जो कच्चा तेल है वो होर्मुज से होकर निकलता है। जब भारत की बात आएगी तो ये परसेंटेज हो जाएगा 80 से 85%, यानी कि हमारी जरूरत का जितना कच्चा तेल हम आयात करते हैं उसका 80 से 85% जो है वो इसी रास्ते से आता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि हमारे लिए तो लाइफलाइन जैसा है होर्मुज स्ट्रेट। आगे 80 से 90 लाख प्रवासी भारतीय, यानी कि भारत के ही लोग हैं जो इन चारों पांचों देशों में रहते हैं। कौन से चारों पांचों? सऊदी अरब, यूएई, और आपका बहरीन, कतर, इन सारे देशों में जब इस सेक्टर में समस्या होती है, जब होर्मुज बंद होता है, तो उन लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता हो जाती है भारत सरकार के लिए। सुरक्षा के बाद जो लाखों करोड़ों डॉलर रेमिटेंस रेमिटेंस बोला जाता है, जो डॉलर में पैसा ये प्रवासी लोग हमारे भारत में भेजते हैं उसको बोला जाता है रेमिटेंस। जो ये बहुत सारा रेमिटेंस ये लोग भेजते हैं,
ये प्रभावित होता है। तो ये दो जो चिंताएं हैं भारत की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद महंगाई, वो तो पूरी की पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है, तो वो भी भारत के लिए एक चुनौती की तरह है। आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में टेस्ट टीम में जो हमारे चयन हुआ है मानव सुतार का, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद बात करी वैभव सूर्यवंशी के बारे में। अगली बात हमने जो वायरस, डिस्टेंपर वायरस जो फैल रहा है, उसके बारे में बात करी। उसके बाद हमने ऑयल चेक पॉइंट और जलमग्रू के बारे में बात करी। तो ये सारी हमारी आज की महत्वपूर्ण जो डिस्कशंस थी वो हमने करी है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, अच्छे से जो चीज़ें आपके समझ में आ रही है उनको समझिए। किसी चीज़ को एडिशनल गूगल कर सकते हैं, आदत विकसित कीजिए, गूगल कीजिए। ठीक है, और जानकारी जब आप किसी भी एक पॉइंट को भी समझते हैं तो उस अगली लाइन को समझना बहुत आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ, वही आपको नोट डाउन करनी है। इसी तरह मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।